हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 8.3 एमएल अग्रवाल के हम सॉल्यूशंस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना कैसे होता है। आप सब पढ़ के आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर डिग्री क्या है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सब पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, जाके देखो पहले। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, स्टार्टिंग तभी समझ में आएगी, ठीक है ना। अगर आप वो चीज़ पढ़ चुके हो तो आप इस वीडियो पर कंटिन्यू करना, नहीं तो पहले फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले 8.1 और 8.2 को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर्मेशन करेंगे, इसमें कुछ आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स ही हैं, बेसिक डेरिवेटिव्स हैं बस, और कैलकुलेशंस हैं थोड़ी बहुत बस, कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो हमें सीखना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था कि क्या होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जनरल सॉल्यूशन में और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। जिसने नहीं देखी है वीडियो देख लेना पहले। कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशंस ही होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के जिसमें हमें कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं होता, उसको ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता है। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है, दो है तो दो बार। और डिटेल में पढ़ना है, एक्सरसाइज देख के आओ, समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली, ठीक है ना। यहां से हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें और थ्योरी व्योरी तो कुछ है नहीं है। वो कहता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। अब इसमें तो ऑर्डर बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, ये जो ए आ रहा है ना, ये ए क्या है, ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है 8.2 एक्सरसाइज में। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी इसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव होगा। तो ये था इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो बोला है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां पर जो ये a है यही तो है हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि एक है सिर्फ, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर हमारा 1 होगा। थर्ड पार्ट में देखो, इसने तो बोल ही दिया है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला दिस, और उसने तो बोल ही दिया है कि ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर बाय चांस आए हैं इस एक्सरसाइज में से आ जाएं, जो कि चांस बहुत कम है, ठीक है ना, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर क्लियर है। आगे चलें। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें फॉर्म करना है, मतलब एक्चुअल में वो पहले वाला क्वेश्चन तो सिर्फ बेसिक था ऐसे ही, असली जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहां से स्टार्ट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx, जिसने बोल दिया कि m एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहां से आप जब dy अपॉन dx निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ये dy अपॉन dx इक्वल टू m की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, ये m की वैल्यू जो आई है हमारे पास ये यहां पर पुट हो जाएगी दोबारा, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx और साथ में x, तो यानी कि y इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमने क्या बना दिया, यही तो होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ते हुए आए हैं हम तो, ये है ना, इजीली हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइन दिस। अब यहां पर देखो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, m और c दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं, यहां से m आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? m आ गया और वो तो जीरो हो जाएगा। अब जब दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरी बार डेरिवेटिव करने पर ये m की वैल्यू यहां पर नहीं पुट करनी है हमें, वो तो फिर जब m की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर यहां पर तो c भी तो है, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बन पाई। दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, जिसमें आपको पता है इजीली कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ये सब वेरिएबल भी आ जाएं और ये सब भी आ जाएं, ठीक है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसमें वेरिएबल्स एक्स वाई आ रहे हो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स आ जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए, बट कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है और सर्कल की वो इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, ठीक है ना, पता होनी चाहिए आपको ये वाली बातें। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू में 0। x और y तो वेरिएबल है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें r है, ठीक है ना। 2 को कॉमन निकालेंगे और निकालने के बाद नीचे भेज देंगे बस। तो यहां से आपका आ जाएगा x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। बस यहीं पर अपना आपको आंसर छोड़ना है और कुछ नहीं करना, खत्म बात। बहुत इजी है, मैंने आपको बताया ना कि 3, बस आगे मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, कैलकुलेशन बहुत लेंथी है उनकी, बाकी तो इजी हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता ही यही है, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है ये बहुत बात। y इक्वल टू ए एक्स क्यूब, a एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है इसमें बस, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए तो एज इट इज रहेगा, यहां से वैल्यूज निकल के आएंगी 3x में स्क्वायर। यहां से देखो कि हम क्या करने लगे हैं, a की वैल्यू ये इधर आ जाएगा नीचे, a की वैल्यू पुट कर दो, ये a की वैल्यू जो है ये दोबारा से इसमें पुट कर दो, तो y इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 3 इधर चला जाएगा, तो एक्स डी वाई अपॉन ये डी एक्स स्क्वायर कहां से आ गया, डी एक्स है ये, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्लियर है इतनी बात। अब मुझे ये लगता है कि थर्ड पार्ट आप खुद कर लोगे, सेकंड भी आप खुद कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ करवाने की जरूरत है, ज्यादा ही है तो चलो सेकंड करवा लेता हूँ, नहीं तो ये इजी है, आप कर लोगे यार ये तो। आगे मुझे और भी क्वेश्चंस करवाने हैं इसके जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये तो 0 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल के कट जाएगा, x माइनस वाई y1 इक्वल टू 0, बस ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से मैं आपको एक पार्ट करवाता हूं फिफ्थ का मैं आपको एक पार्ट करवाता हूं, बाकी मुझे लगता है कि आप खुद से कर पाओगे। b एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें गिवन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे आएगा, पावर रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, 1 का हो जाएगा 0। क्लियर है इतनी बात। हाँ सर क्लियर है। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, और वो 2 जो कॉमन निकाला था वो नीचे जाके 0 हो जाएगा। 12th में वो आप इतनी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर y1 चला दो, ठीक है ना, y1 चला दो सब जगह। अब यहां से क्या करेंगे हम, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, इसका डेरिवेटिव 2 बाहर आया, ठीक है, पावर रूल 2 माइनस 1 वाई माइनस बी, फिर y का कर दिया b1 और b का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से y माइनस बी की वैल्यू हम निकालेंगे, ये y माइनस बी की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी पड़ेगी दोबारा से, ये y माइनस बी की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों। तो यहां से आ जाएगा आपका ये चीज, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब एलसीएम जो नीचे लिया वो इधर चला गया, ठीक है जी। आगे यहां से देखो इजीली, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ऊपर, और हमारा यहाँ पर
एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y1 स्क्वायर। आंसर मेरे हिसाब से यहीं छोड़ा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1 और y1 स्क्वायर, ठीक है ना, यही आपका आंसर है, यहीं छोड़ा गया है। अब बात रही इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मुझे लगता है कि कर लोगे वैसे आप तो, चलो यार करवा देता हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब। देखो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दिया करो कि सर आप सिमिलर क्वेश्चंस जो होते हैं, इजी क्वेश्चंस जो होते हैं, आप स्किप कर दिया करो, हम कर लिया करेंगे होमवर्क में, तो थोड़ा मुझे ये लगेगा कि हाँ बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नहीं तो मुझे ये रहता है कि यार चलो मैं ही करवा दूं, बट आप मुझे बता दोगे ना तो फिर वीडियो थोड़ी सी और लेंथी बनेगी और हम अपना और टाइम जो है वो और वीडियोस बनाने में आपके लिए और नया नया कुछ करने के लिए प्रोवाइड कर सकेंगे। चलो आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो यहां से 2x प्लस 2y y1 इक्वल टू में a, और ये आ जाएगा नीचे 3x स्क्वायर। ये a की वैल्यू आपको पूरी इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है जी, हाँ ये ऐसा ही करना पड़ेगा। a की वैल्यू पूरी डालेंगे तो 2x प्लस 2y y1 अपॉन में 3x स्क्वायर, और साथ में ये क्या था x क्यूब, इसको इससे कट कर देंगे पूरा, 3 को इधर भेज देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू में 2x स्क्वायर। ये जो x बचा था खाली यहाँ से जो आपका खाली एक x बचा था उस x के अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 2xy y1, ठीक है जी। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर इक्वल टू में 2xy y1। छोड़ने को आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। हमें ये नहीं है कि हमें बिल्कुल एज इट इज बुक में आंसर जैसे लिखा है वैसे ही छोड़ना है। आप अब हमें पेपर में थोड़ी कोई मिलेगा हमें आंसर। एक बार आंसर देख लेते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट का। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2xy y1, ठीक है, ये तो मैच हो गया, बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आंसर मैच करवाना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई, आपको लग रहा है, और आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत और सॉल्व हो सकता है तो कर दो, बाकी नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जानी चाहिए, किसी भी तरीके से फॉर्म हो, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए बस। क्लियर है जी इतनी बात? हाँ सर क्लियर है, तो आगे चलें, जल्दी बताओ। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो इजी टाइप ही है। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 1 अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन बी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा y1, या फिर dy अपॉन dx लिख दो, वो आपकी मर्जी है जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है ना। तो y1 लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1 y1 अपॉन बी इक्वल टू -1 अपॉन ए। क्लियर है? यहां से हम क्या करें, किसकी वैल्यू निकाल के पुट करें, बताओ किसकी वैल्यू निकाल के। अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो आपका डेरिवेटिव होते ही जीरो हो जाएगा, ये 1 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा ना, हाँ ये उधर चला जाएगा, और y1 अपॉन बी इक्वल टू में -1 अपॉन ए, ठीक है ना। ये 1 अपॉन ए समझ में आ गया ना, 1 अपॉन ए को बाहर निकाला था, x का डेरिवेटिव 1 आ गया था, 1 अपॉन बी बाहर निकाला, y का डेरिवेटिव y1 हो गया इक्वल टू में 0, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। यहां से y1 अपॉन बी इक्वल टू -1 अपॉन ए, ये पूरा 1 अपॉन ए उधर जाके -1 अपॉन ए हो गया। हमें करना क्या है, हमें दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो दोबारा डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, दोबारा डेरिवेटिव बताओ। यहां से 1 अपॉन बी तो बाहर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका y2 दूसरी बार डेरिवेटिव, और ये तो 0 हो गया। तो यहां से आप इजीली देख पा रहे हो y2 की वैल्यू आ गई 0। तो बस ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ जी ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आप ऐसे भी लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कुछ अब ये नहीं है कि कुछ वैल्यूज उठा उठा के कुछ पुट करनी है, कुछ नहीं करनी है, बस ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ab, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, 2y dy अपॉन dx, या फिर y1 कह सकते हो आप, y डैश कह सकते हो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4a आएगा, इसका डेरिवेटिव 0। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहां से क्या करते हैं, इस 2 को तो इसको खत्म कर देते हैं, 2 आ जाएगा। तो y1 इक्वल टू में 2a, ठीक है। इसमें लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, y का डेरिवेटिव करेंगे तो y1 और यहां से y1 एज इट इज, प्लस में, समझ में आ पा रही होगी आपको ये वाली बात, इसका डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन dx ये एज इट इज, dy अपॉन dx एज इट इज। उसके बाद यहां से y एज इट इज, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y2 हो जाएगा इक्वल टू में 0, क्योंकि 2a 0 हो गया। यहां से आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस में y2 इक्वल टू में 0। आंसर शायद यहीं छोड़ा होगा 7th का, y2 प्लस में y1 का स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। बस कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, ठीक है ना, नुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है। चलो तो y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार तो डेरिवेटिव पक्का होगा ही होगा। तो dy अपॉन dx a e की पावर 2x, चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस b e की पावर माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2। क्लियर है इतनी बात? ये आपको पहले भी सिखाई है ये वाली चीज बहुत बार। माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर है। dy अपॉन dx है ये। क्या करा जाए? कुछ नहीं करना, दूसरी बार डेरिवेटिव करना है, दूसरी बार डेरिवेटिव करना है। तो 2a e की पावर 2x, दोबारा से 2 आ जाएगा चेन रूल से, 2b e की पावर माइनस 2x, दोबारा से आ जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4a e की पावर 2x माइनस और माइनस प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। अभी भी सर यहाँ तो अभी भी कांस्टेंट आ रहा है, क्या करें? अभी करेंगे, देखो 4 को कॉमन निकाल लिया, a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। अब ध्यान से देखो ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें फिर y ही मिल रहा है। हाँ सर, तो बस क्या करना है हमें, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू में 4y। अब इसको इधर लाके माइनस कर दो, या फिर यहां पर भी छोड़ दोगे तो भी कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता आपका, ये समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पर भी बन चुकी है, यहां पर भी खत्म है। तो ये आपका 8th का आंसर हो जाएगा, 8th का आंसर, ठीक है। y2 लिया है उन्होंने, हमने d2y अपॉन dx स्क्वायर लिया, एक ही बात है। y2 कह दो, y डबल डैश कह दो, d2y अपॉन dx स्क्वायर कह दो। अब देखो ये जो 9th क्वेश्चन है ना, ये 9th क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थोड़ी सी हार्ड हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो देख रहे हो वीडियो अब तक तो पूरी देख के जाओ, अगर सीख रहे हो तो पूरा अच्छे से सीखो, बीच में छोड़ के क्यों जाना है। एक एक पार्ट को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे थोड़ा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर एट 1,2। नॉर्मल बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 है। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की। ठीक है ना, H और K यहां पर सेंटर होते हैं, H, K सर्कल का सेंटर है और R यहां पर रेडियस की बात हो रही है। सर ये कहां पढ़ा है हमने? ये 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना, 11th क्लास में पढ़ा है। ये आपने नहीं पढ़ा वो आपकी गलती है, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इस सर्कल का सेंटर 1,2 है, यानी कि जो सेंटर है ना वो H, K होता है, तो इसका मतलब 1,2 सेंटर है। तो इसका मतलब यहां पर आपको H की जगह पर 1 पुट करना है और K की जगह पर 2 पुट करना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहले तो 3 नजर आ रहे थे, H, K और R।
अब देखो सिर्फ r आ रहा है, तो इसका मतलब एक ही बार डेरिवेटिव होगा। यहां पर मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं, ये मत सोचना कि क्या ही कर दिया, मैं ये चीज समझा नहीं रहा क्योंकि ये बच्चों वाला काम है यार, ये तो आप समझ ही जाओगे। सॉरी, चलो तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है, 2 2 जा 4y हो गया ना। हाँ, तो यहां से क्या नजर आ रहा है आपको, इसको डेरिवेटिव करते हैं अब तो डायरेक्ट बस, 2x इसका तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस में 2y, y डैश, y का y डैश हो गया चेन रूल से, ये तो 0 हो गया, 4, ये 4 है, और ये आ जाएगा आपका माइनस में 4y1, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से देखो 2 सारे हटा दो, और 2 हटाने के बाद 2 मतलब बाहर कॉमन लेके नीचे भेज दिया, 0 में खत्म हो गया। यहां से x माइनस 1 एक ब्रैकेट में रख दो, और यहां से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, y1 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई फर्स्ट पार्ट की, क्लियर है। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी आ सकती है, तो हम पहले से ही स्पेस लेके चल लेते हैं। चलो यहां पर हो जाएगा, आई होप सेकंड पार्ट तो यहां पर हो जाएगा, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ऑल सर्कल्स विच टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, क्या मतलब है जरा समझो ध्यान से इधर। वो यहां पर ये बोल रहा है कि ऑल सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर रहा है, बहुत सारे सर्कल्स, विच टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस से टच हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से टच हो रहा है, और ओरिजिन इस ओरिजिन पर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से टच होता है बट ओरिजिन पर टच होता है, तो यानी कि ये 0,0, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम h, k बोलते हैं। अब यहां पर सब कुछ डायग्राम में ही समझना है, ध्यान से समझो कि ये सेंटर कहीं h, k होगा, ध्यान से समझो कि ये सेंटर y एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये जो इसका सेंटर बनेगा इस सर्कल पर, सेंटर बनेगा जहां पर भी बनेगा y एक्सिस पर ही, तो इसका मतलब जो ये h, k सेंटर होता है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, इसका मतलब y की वैल्यू कुछ होगी, x 0 होगा, इसका मतलब ये तो 0 होगा, तो इसका मतलब इसके पॉइंट 0, k होंगे। एक बात ये समझ में आई। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जहां पर भी सेंटर होगा, ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक जब 0, k है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस k होगी, और इसको ही हम रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस हो जाएगी k। अगर ये वाली बात समझ में आती है ना आपको, तो ये 9th क्वेश्चन करने का फायदा है, ठीक है ना, नहीं तो बेटा छोड़ देना, यही कह सकता हूं मैं अपनी तरफ से पूरा टाइम लेके समझा रहा हूं। नहीं समझ में आता, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर जब बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे, इसी पर ही थोड़ी अटके रहोगे, स्किप कर देना ये क्वेश्चन को, ठीक है ना। चांस कम है कि एग्जाम में पूछे जाएं ऐसे क्वेश्चन, बट क्योंकि बुक में दे रखे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जरूरी नहीं है कि ML अग्रवाल एक राइटर की बुक है, एक एडिशनल बुक है, जैसे ML, RS, RD होती है, तो क्या इनमें से क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाते हैं CBSE में। ये तो आपको एक तरीके से बुक लगा रखी है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि NCERT नहीं आती है अप्लाइड मैथ्स की, ठीक है ना। बाकी CBSE की हैंडबुक जरूर आती है अप्लाइड मैथ्स की, वो आपको जरूर करनी चाहिए है। मैंने भी 5 चैप्टर तक के सॉल्यूशंस डाले हैं उसमें, और आगे भी मैं डालूंगा उसके सॉल्यूशंस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, बट टेंशन मत लो, दोबारा समझ लो, ठीक है ना, हम टाइम लेके समझा देते हैं दोबारा। बोला गया है कि ऑल सर्कल्स विल टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस से टच हो रहा है सर्कल ओरिजिन पर, ठीक है, और जहां पर भी सेंटर होगा, समझ लो ये वाली बात, कि जहां पर भी सेंटर होगा, वो जहां पर भी होगा वो होगा y एक्सिस पर ही, ये y एक्सिस,
तो जब y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट में x तो 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है, तो 0, k पॉइंट हो गए सेंटर के, ठीक है, क्योंकि सेंटर y एक्सिस पर लाई कर रहा है। और आपको पता है कि एक सर्कल अगर ऐसा है और इस सर्कल पर अगर ये सेंटर है, तो यहां से लेके यहां तक रेडियस ही तो होती है, ये सब रेडियस ही तो है, रेडियस ही तो है। तो जब ये वाला पॉइंट आपका 0, k है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो k ही तो होगी। इसके हिसाब से देखो ग्राफ में ऐसा ही तो होता है, यही तो मैं समझा रहा हूं बस आपको। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको समझाया ना कि रेडियस इसकी k होगी और पॉइंट इसका 0, k होगा। अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है तो फिर हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और तभी आप आगे समझना जब आपको ये चीज समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। आपको विजिबल है, अच्छे से देखो, समझो, कोशिश करो समझने की। आएगा, ऐसी बात नहीं है समझ में क्यों नहीं आएगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो समझ में नहीं आ सकता। चलो तो करते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है यही, वैसे यहां पर भी लिखी हुई है मैंने, यहां पर भी, यहां लिख देता हूं दोबारा। अब यहां से आप देखो इजीली कि h की वैल्यू तो 0 है, देखो इसको k रहने दो, और r की वैल्यू भी k ही है, ठीक है ना। अब यहां से आप इजीली देख पा रहे हो क्या कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ चुका है, डेरिवेटिव कर दो 2x प्लस 2y y1, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में 2k y1, ये भी 0 हो जाएगा। यहां से क्या करें, k की वैल्यू निकाल के आपको दोबारा यहीं पे पुट करनी पड़ेगी। पहले तो 2 यहां से खत्म हो गया, k इसको उधर भेज देंगे, x प्लस वाई y1 इक्वल टू में k y1, k की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस वाई y1 अपॉन में y1 इक्वल टू k। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई, जो आपकी यहां पर पुट होगी इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, यहां पर पुट होगी, ठीक है ना। तो पुट कर दो इसको, पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई y1 अपॉन y1। ये माइनस इस पर नहीं है, गलती हो जाती है बच्चों से, यहां पर ये माइनस बीच में है, का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी हम k की वैल्यू डालेंगे। देखो मैंने आपको कहा था ना कि ये कैलकुलेशन इसकी लेंथी होती है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लेंथी तो होगी ही होगी, ये आप मान लो। क्लियर है। तो अब हम यहीं पर ही करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना के। ये तो क्वेश्चन आप इजीली देख चुके हो, 9th का फर्स्ट पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्लाइड को इधर करने लगा हूँ, ठीक है ना। चलो तो अब इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना के, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस की जरूरत बहुत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे तो वाई y1 माइनस एक्स माइनस वाई y1, साइन चेंज कर दिए मैंने, ठीक है ना। इसका एलसीएम ले लिया तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा y1। अच्छा, y1 इस पूरे का स्क्वायर था, तो जब एलसीएम लूंगा मैं यहां पर, ये तो ये y1 ये ऐसे, अभी मैंने x के साथ एलसीएम नहीं लिया, मैंने सिर्फ इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया है। ये इससे कट गया, इक्वल टू में x प्लस वाई y1 का स्क्वायर अपॉन में y1 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर अलग अलग चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, इस पर अलग अलग मैं स्क्वायर लगा देता हूं अब, अपॉन y1 का स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस वाई y1 अपॉन y1 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। यहां से एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये चीज जब मैंने एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में y1 का स्क्वायर रहेगा, यहां पर भी y1 का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर से कट जाएगा इक्वल टू में। ये आपका हो गया।
आंसर यहां पर छोड़ के आओगे बिल्कुल करेक्ट है, अगर ये आ गया तो, ठीक है ना, जिसके चांस बहुत कम है, बट ठीक है, कुछ सीखने को ही मिल रहा है फ्री में, क्या जा रहा है। चलो तो आंसर देख लेते हैं क्या है इसका सेकंड पार्ट का। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई वन इक्वल टू में 2x वाई, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने खोल के लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहां पर इसका स्क्वायर भी ओपन किया हुआ है और फिर इसको कट किया है और फिर सॉल्व किया है। अगर एग्जैक्ट आंसर मैच करवाना है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आंसर मैच नहीं होगा, आंसर भी मैच हो जाएगा, बट क्या जरूरत है, यहीं छोड़ेंगे ना आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आपका करेक्ट आएगा बिल्कुल। चलो आप अपना यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, आंसर आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है, जरूरी नहीं है कि मैच ही करवाना हो आपको। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, फर्स्ट का आपने ले लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा, इसका आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि यहाँ तो स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, या फिर इसको रफ कर दूं या लिखा रहने दूं, लिखा रहने देते हैं। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं कि सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वेश्चन तो आपके पास है ही है, सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, देखते हैं इसको, आओ समझते हैं। यहां पर ये बोला है कि ये सर्कल ऐसे बनाए कुछ कि ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना ये क्या है और ये क्या होगी, सर रेडियस होगी, ऑब्वियस बात है। अगर यहां पर पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला था कि सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छा कुछ नहीं बोला गया, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला था, ठीक है। अब यहां से अगर मान लो कि ये रेडियस है नहीं है, ये भी रेडियस, सर ये कैसे रेडियस है, देखो अगर ये पॉइंट, ये तो रेडियस है ना, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, हाँ सर ये रेडियस है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, और यहां से मान लेता हूं मैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ भी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो भी है वो देखो रेडियस ही तो है, तो ये आर ही तो है, और ये यहां से लेके यहां तक क्या है, रेडियस है, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, रेडियस ही तो है। तो इसका मतलब आपको क्लियर दिख रहा है कि इसका जो सेंटर बन रहा है ना, एच कोमा के जो बन रहा है, ये एक्चुअल में आर कोमा आर ही तो बन रहा है, क्लियर देख लो आप क्या है ये वाली बात, ठीक है ना। यानी कि यहां पर आप देखो h इक्वल टू के इक्वल टू आर, तीनों वैल्यू सेम है, क्या बात है, ये सीखने वाली बात थी इसमें। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, आओ। सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर्कल बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, टच कर रहा है दोनों एक्सिस को। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है, उसके पॉइंट्स अगर यहां पर है, मान लो कोई भी पॉइंट्स हैं, तो यहां से यहां तक आपको पता होगी ये वाली बात कि अगर मान लो यहां पर कोई भी पॉइंट है, तो इसका मतलब मैंने ये बोला कि ये 3,0 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैंने बोला 2 है, मान लो 2 है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0,2 होंगे, वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा हुआ है, क्लियरली देख सकते हो आप, ठीक है जी। आ गई इतनी बात समझ में, हाँ सर आ गई ये वाली बात समझ में, तो ठीक है जी आगे चलें। रेडियस और जो h और जो k है वो तीनों वैल्यू इस केस में बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां से यहां तक की डिस्टेंस या यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहो एक ही बात है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो भी रेडियस है, और हम पॉइंट उस हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। चले क्या आगे, बस इसको सॉल्व करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना के। सर्कल की वही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये होती है, बस यही पुट करनी है हमें हर बार। यहां पर हमें ये दिख रहा है कि तीनों वेरिएबल सेम है, तो किसी एक मतलब कांस्टेंट में तीनों को बना लो, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है अब तो एक ही बार डेरिवेटिव होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ओपन, थोड़ा सा ये लेंथी होगा, ध्यान से समझना तो कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अब यहां से आगे कैलकुलेशन ही है सारी, अगर समझ पाओगे तो अच्छी बात है, समझनी आनी चाहिए आपको ये वाली बात है। सबसे पहले हमने क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के यहाँ पर ओपन कर दिया
क्लियर है इतनी बात? पहले इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे। वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2yh, डेरिवेटिव कर दो 2x, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में 2h प्लस में 2y1, ये तो 0, अच्छा इसको 0 क्या करना है, इसको काट दो, और माइनस में 2hy1 इक्वल टू में 0। इतनी कहानी समझ में आ गई? यहां से h की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। टू सारे खत्म हो जाएंगे कॉमन निकाल के, यहां से h कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस y1 आ जाएगा। अब देख लो x प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस y1, ये आपकी h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, ये आपकी h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इतना तो बिल्कुल बेसिक है ना कि h की वैल्यू निकाल दी। ये h की वैल्यू आपको उठा के यहां पर लेके आनी है, यहां पर ही पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेना, ठीक है ना, इसमें पुट करोगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। x माइनस एच का स्क्वायर, तो x माइनस h की जगह पर पुट करेंगे, ये माइनस बीच में रहता है, याद रखना, माइनस स्क्वायर है, प्लस ऐसे यहां पर पुट करेंगे y माइनस एक्स प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस y1 इक्वल टू में h का स्क्वायर। अच्छा यहां पुट नहीं करनी, यहां पर पुट करनी है ये, सॉरी, क्योंकि ये तो हमने चेंज किया था ना सारा, यहां ना पुट करके इसको आपको यहां पर पुट कर रहे हैं हम, ये ठीक है ना। h में k और h को तो हमने ये सबको तो चेंज कर दिया था ना, h की वैल्यू x प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस y1 का स्क्वायर। इतनी अगर आपको बात समझ में आती है तो फिर हम फटाफट करेंगे सॉल्व। एलसीएम लेंगे तो x प्लस एक्स y1, ये समझ में आना चाहिए डायरेक्ट। अब ये वाली बातें मैं समझाऊंगा नहीं यहाँ पर, 12th क्लास में ये वाली बातें थोड़ी समझाऊंगा कि एलसीएम कैसे ले लिया। माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस y1, ठीक है जी। देखो बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा डांट देता हूं ना, मेरी आदत है, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ाता हूं, तो इस वजह से मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं बीच बीच में ऐसा बोल देता हूं, ठीक है ना। आपको वो डांट लगती होगी, बट वो डांट नहीं है, वो एक तरीके से मेरे पढ़ाने का तरीका है, एक तरीके से समझ लो मेरा प्यार ही है आपके लिए, ठीक है ना, तो वो डांट नहीं है। तो कहीं भैया आजकल के स्टूडेंट हैं बुरा मान जाते हैं वो तो, कि हमें ऐसे कैसे बोल दिया है ना। चलो तो यहां पर हमने सबके साइन चेंज कर दिए और वो हो गया, आ गया, तो x प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस y1, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर है। यहां से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यहां से ये कट रहा है इसको काट देते हैं, ठीक है ना। यहां से देखो x y1 माइनस y1 का स्क्वायर, पूरे के नीचे अगर मैं 1 प्लस y1 का स्क्वायर एलसीएम ले लूं, क्योंकि देखो इस पूरे का स्क्वायर है ना, ये सब पर अलग अलग स्क्वायर चला गया, और y माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस y1 का स्क्वायर। इससे ये कट गया। यहां से मैं क्या करने लगा हूं, x को मैंने कॉमन ले लिया, x तो कॉमन ही नहीं है, y1 कॉमन है, तो y1 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बात है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर आ गई इतनी बात समझ में। तो यहां से इसको ऐसे लिखते हैं y1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखो इस पूरे पे स्क्वायर है, अगर मैंने कॉमन अंदर से निकाला है ना, तो इसका मतलब उस पर भी स्क्वायर आएगा। नहीं तो दोबारा समझ लो ये वाली बात कैसे। अगर मैंने बोला कि y मैंने कॉमन निकाला है, y1 को अगर मैंने कॉमन निकाला है, तो x माइनस वाई, ऐसे है ना, ये इस पूरे पे स्क्वायर है ना। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब y1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर अब आ गई बात समझ में। चलो तो जैसे मर्जी आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। तो y1 का स्क्वायर
एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। वाई माइनस एक्स का स्क्वायर कहो या एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कहो, एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर लगा है ऊपर। अब इसमें भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, तो होल स्क्वायर ओपन करके देख लेना, वाई माइनस एक्स का और एक्स माइनस वाई का एक ही बात है, आंसर एक ही आने वाला है। यहां से देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल दूं दोनों में, देखो इसमें और इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर से बचेगा y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में x प्लस वाई y1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बुक से भी मैच कर सकते हो आप, बुक से भी आपका आंसर मैच हो जाएगा, बट आप अपना आंसर अगर यहां पर भी छोड़ दोगे ना, ये मतलब ये टर्म को काटने के बाद यहां पर भी अगर आंसर छोड़ दोगे तो भी ठीक है, यहां पर भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, आगे सॉल्व कर दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन बहुत प्यारा सॉल्यूशन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अब देखो यहां पर नाइन्थ का फोर्थ पार्ट, नाइन्थ के फोर्थ पार्ट में बोला है ऑल पैराबोलास हैविंग देयर वर्टिसेस एट ओरिजिन एंड फोकाई ऑन वाई एक्सिस। अब ये पैराबोला फोकाई ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉनिक, अच्छा सॉरी अप्लाइड मैथ्स में तो कॉनिक सेक्शन शायद है भी नहीं, बट हाँ पैराबोला का तो कॉन्सेप्ट है यार, किसने कह दिया नहीं है पैराबोला का तो कॉन्सेप्ट है, तो उसके अलावा शायद नहीं होगा, बट हाँ पैराबोला हाइपरबोला तो सब है, बिल्कुल है, अप्लाइड मैथ्स में भी है 11th में। तो क्या होता है समझते हैं, फोर्थ पार्ट, 9th का फोर्थ पार्ट करते हैं। ये इजी है, ये वाला तो इजी था, बट वो जो लास्ट के दो पार्ट थे उसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट थी। पैराबोला आपको पता है एक शेप ऐसे होती है जिसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे मुंह खुला होता है, इसकी इक्वेशन होती है 4ax। ठीक है ना, एक पैराबोला ऐसा होता है जिसकी इस तरफ मुंह खुला होता है तो वो 4y स्क्वायर माइनस 4x हो जाती है। एक ऐसा होता है जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो हमें यही चाहिए है, क्योंकि उसने क्या बोला है आओ देखते हैं। ऑल पैराबोलास हैविंग देयर वर्टिसेस एट ओरिजिन, वर्टिसेस तो ओरिजिन से ही पास होते हैं सारे, एंड फोकाई ऑन वाई एक्सिस। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है यहां पर इस तरफ होता है फोकाई, तो वाई एक्सिस पर है। ठीक है ना, तो ये वाला हमने ले लिया। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर है। इस वाली इक्वेशन को हमें बस आगे सॉल्व करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। यहां से ये आ जाएगा 2x इक्वल टू में 4a y डैश, तो 2x इसको इससे कट कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x अपॉन में 2y डैश y1 इक्वल टू a। ये a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी दोबारा से, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4x अपॉन में 2y1 और साथ में y, तो इस x से x कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बच गया x y1 इक्वल टू में 2y। तो आंसर कहाँ छोड़ा होगा? आंसर या तो ऐसे निकाल के छोड़ा होगा, ठीक है ना, 9th के फोर्थ पार्ट को, x y1 इक्वल टू 2y, ठीक है, यहीं छोड़ा हुआ है आंसर, आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है जी। फोर्थ पार्ट तो इजी था, फर्स्ट पार्ट भी इजी था, सेकंड और थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसका। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर्स ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। क्या कह रहा है वो कि एक सर्कल है जो कि वाई एक्सिस पर उसका सेंटर बनेगा, इसका मतलब वो सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स बनाने, यानी कि बहुत सारे सर्कल्स ऐसे बन सकते हैं जो वाई एक्सिस का सेंटर बनाते हों, यानी कि इसका सेंटर ये होगा। अच्छा, अगर सेंटर वाई एक्सिस है तो इसका मतलब पॉइंट्स तो उसके 0, k होंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्योंकि अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो इसका मतलब x 0 होता है। रेडियस हमें क्लियरली दे रखी है, यहां से लेके यहां तक यही होती है ना रेडियस, 3 यूनिट्स है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कहानी खत्म। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या है? 0, k और रेडियस क्या है? 3 यूनिट्स। x माइनस 0, वाई माइनस के ही रहने देते हैं इसको, तो कुछ हमने पुट नहीं किया, ये 9 हो जाएगा। यहां पर आइडेंटिटी लगा देंगे, अब क्या करें, अब इसको डेरिवेटिव करते हैं इसका।
तो 2x प्लस 2y वाई डैश, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2y डैश के इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और 2 को खत्म करना पड़ेगा। 2 सब खत्म हो जाएंगे, ये उधर चला जाएगा, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है। तो ये k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू किस में पुट करेंगे? k की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है। k की वैल्यू पुट करते हैं, चलो। ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पर पुट करेंगे y माइनस k क्या है, x प्लस वाई वाई वन अपॉन वाई वन का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में 9। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एलसीएम लेंगे वाई वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन अपॉन में वाई वन, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये इससे कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 9। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई वन स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर को उधर भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो वाई वन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 वाई वन स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बुक से भी आपका मैच हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आंसर ऊपर भी छोड़ के आओगे तो भी ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए बस। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू में 9 वाई वन स्क्वायर, ठीक है, हो गया खत्म। 8.3 भी हमने कंप्लीट कर ली वन शॉट में ही, बिल्कुल ठीक है ना। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, तो हमने सोचा कि इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। कमेंट करके कोई भी सजेशन है, कोई भी पूछना है, कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। CUET से रिलेटेड कुछ पूछना हो, क्लास 12 से रिलेटेड कुछ पूछना हो, बोर्ड से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कमेंट करो। कमेंट करोगे हमें लगेगा कि बच्चे हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी वीडियोस बनाने का, इतनी मेहनत करने का कोई तो फ़ायदा होगा, ठीक है ना, जो कि आपको मिल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। फैला दो वीडियो को अच्छे से। अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट वैसे ही कम है, तो जितना हो सके बच्चों तक पहुंच पाए, क्योंकि बच्चे वैसे ही मैथ्स से भागते हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अप्लाइड मैथ्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, आगे आपको काम आएगा। मैथ्स हर जगह काम आती है, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।